उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माननीय आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, सम्मानित अतिथिगण, आदरास्पद अध्यापक वृंद और भविष्य के भाषा वैज्ञानिक हमारे होनहार तलबा, छात्र छात्राओं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज डिग्री और मेडल प्राप्त करने वाले तालिब इल्म आपको बधाई देता हूं तथा भविष्य की अनेक बड़ी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपका विश्वविद्यालय अपने आप में अनूठा है, क्योंकि यहाँ भाषा के मामले में एक नया तकनीकी, व्यापक और वसी नजरिया है, दृष्टिकोण। यहाँ अब हम भाषाओं की संस्कृतियों और उनके इतिहास से परिचित होते हैं। भाषाओं की प्रौद्योगिकी को विकसित करने के प्रयत्नों में भी कृत संकल्प है। और ये कितना अच्छा है कि एक कुलपति जो इस भाषा विश्वविद्यालय को देख रहे हैं, एक दूसरा विश्वविद्यालय भी उन्होंने सजा संवार के बहुत अच्छे कामों के बाद वैश्विक स्तर पर पहचान योग्य बनाया है, AKU। उनकी वह प्रतिभा और यहाँ भाषाओं के साथ जुड़ाव के बाद जो गठबंधन हुआ है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, वह अद्भुत होगा। मैं अभी भविष्यवाणी करता हूँ। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी से मेरा 10-15 साल पुराना परिचय है। इन्होंने मुझे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक परीक्षक और नियुक्तियों के करने का विशेषज्ञ बना के बुलाया था। बहुत सारे आप जानते हैं कि प्रत्याशी होते हैं, चाहते हैं नौकरी मिल जाए, योग्यता भी रखते हैं, फिर खुसर पुसर होती है, फिर कौन बनेगा इसके भी अनुमान लगाए जाते हैं, कौन किसके निकट है, ऐसी विकट चर्चाएं होती हैं। और फिर हम सन्निकट जिनके बैठे होते हैं वे भी कुछ फुसफुसाहट संप्रदाय के लोग होते हैं। तो मैंने चुना एक व्यक्ति, एक अच्छा लड़का मुझे लगा, तेजस्वी, और मैंने उसको प्रथम स्थान दिया। लेकिन मैंने जो रजिस्ट्रार महोदय थे उनसे कान में कहा, देखो भैया, अच्छा तो ये है, बाकी इच्छा कुलपति की है। मैं वहाँ हस्ताक्षर कर दूंगा जहाँ वो अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे। वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं तो अभी आधे घंटे परिचित हुआ हूँ। बाद में जब निर्णय होना था और कुलपति के हस्ताक्षर भी होने थे मेरे बाद, और उन्होंने पूछा कि क्या निर्णय हुआ, तो रजिस्ट्रार महोदय ने निर्णय बताया। बोले ठीक है। तत्काल कुलपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कुछ नहीं देखी भी नहीं सोची, इतना भरोसा इन्होंने किया। तो ये जो भरोसा है, ये किसी भी व्यक्ति को उनके प्रति चुंबकीय आकर्षण की परिधि में प्रविष्ट हो जाने का अधिकार दे देता है कि वाह, ये बात है। और कालांतर में मैंने इनको फोन किया कि महाराज, वो जो शशांक लगाया था शुक्ला जी, वो है कि नहीं, ठीक लगा कि नहीं आपको? तो उन्होंने बताया कि वो अपनी नियुक्ति से इतना प्रसन्न हुआ कि वह किसी ऐसी गतिविधि में जो जवानी में उत्तेजना के कारण कई बार हो जाती है, गलत पथ पर जा रहा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल आंदोलन से उसके जुड़ाव बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के बाद में वो इतना अच्छा शिक्षक हुआ है और इतना ज्ञान मार्ग पर चल गया है कि उसको अपनी सामाजिक उपयोगिता और अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का, अपने व्यक्तित्व के विकास का वो रास्ता गलत लगा और शिक्षा ने सुधार दिया। तो ये विद्या ऐसा काम करती है, अगर अनुकूल व्यक्ति को सही समय पे मिल जाए। तो मैं आपको बधाई देता हूं सर कि इन स्थानों पर भी आप ऐसी योग्य मेधाओं को, जिनको अभी पुरस्कृत किया है, जिनको मेडल बांटे हैं, इनमें से जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा ही है कि वो भविष्य के भाषा वैज्ञानिक बनेंगे। देखिए, विद्या की पवित्र भूमि जो है, जो इल्म, जो हुनर, जो ज्ञान एक बार आ जाता है वो कहीं वापस नहीं जाता। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती। पहली चीज, देह से निकले प्राण निकल गए,
तो वापस नहीं आएंगे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दूसरी चीज जो वापस नहीं आती है, धनुष से निकला हुआ तीर कभी नहीं लौटता। तीसरी चीज है मुंह से निकला हुआ शब्द। शब्द निकल गया, बड़ी ताकत होती है उसमें। दिल में लग गया, हृदय में उतर गया तो पूरी उम्र नहीं निकलेगा, और हृदय से उतर गया तो कभी नहीं उबरेगा। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो मन से निकल जाते हैं, तब आप आत्मीयता की परिधि में नहीं ला सकते। तो असल बात क्या है कि प्रेम का एक तराना पूरी वसुधा को कुटुंब बना सकता है, बशर्ते दिलों में उतर जाए। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हर शब्द का एक सांस्कृतिक इतिहास होता है। प्रत्येक भाषा अपनी एक संस्कृति लेकर आती है, और यह भी कहा जाता है कि भाषा संस्कृति की वाहन है, उसको लेके चलती है आगे। अब मैं आप बताऊं, मेरा कल का संकट जो सपने में भी चलता रहा, वैक्सीन लगनी है। 1 मार्च है, पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों को लगवानी है, लगवानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा संकोच तो होना स्वाभाविक है, कुलपति महोदय आदरणीय, लेकिन वैक्सीन कोई ऐसा नहीं है कि यही पहली एक वैक्सीन आई है या पहले वैक्सीन नहीं थी और हम जो लगवाने वाले हैं वो कैसी है। हमें वैज्ञानिकों पर भरोसा करना पड़ेगा। भाषा शास्त्रियों को इस संस्थान पर, इस विश्वविद्यालय पर भरोसा करना पड़ेगा कि यहाँ जो भाषाओं के मिलन का संधि स्थल बना है वो कितना श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। वैक्सीन के लिए अंग्रेजी में वैक्सीन के अलावा कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषाओं में कितने संपन्न हैं हमें पता ही नहीं है, हम जानते नहीं हैं। अगर हम भाषाओं का मिलन करा दें और उस हिंदुस्तानी की चर्चा करें जिसमें उर्दू भी आ जाए, हिंदी भी आ जाए, कितने ऐसे शब्द जिनको हम समझते हैं कि तो साहब उर्दू के हैं या ये दूसरी भाषा के हैं, पता लगेगा कि इसकी व्युत्पत्ति करोगे, खोज निकालोगे तो संस्कृत से मिलेगी। तो संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से कितनी लोक भाषाएं बनी हैं हमारी, और फिर इनमें मिलन हो गया है। जायसी की भाषा में कितनी संस्कृत है, रसखान के में कितनी ब्रजभाषा है, और कितनी उर्दू है, कितनी हिंदी है। तो ये बड़े अनुसंधान का कार्य है और ये बहुत उपयुक्त स्थान है जहां हम ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे वैक्सीन जो है उसके लिए फस्द एक लफ्ज है, मसूरी का एक शब्द है और माये एक शब्द है। वैक्सीन क्या होती है कि जो रोग का थोड़ा सा कण है उसी का एक अंश प्रतिशोधित, संशोधित, अनुसंधान के बाद करके उसी शरीर में डाल दिया जाए तो वो रोग का परिहरण कर लेता है, वो वैक्सीन है। तो यही काम तो हम भाषा के क्षेत्र में भी करते हैं, यही काम हम अपनी संस्कृति में भी करते हैं। इस पे कभी नहीं ध्यान दिया गया होगा। साहित्य में टीका होती है, हम टीका लगवाते हैं, वो सारी की सारी टीकाएं भी वैक्सीन है साहित्य की। यहाँ दीक्षित जी बैठे हुए हैं भाई, अर्थ कौमुदी कुंजी पढ़ पढ़ के तो सब पास होते हैं बच्चे। तो कुंजी क्या है? टीका है। गुटका, बड़े बड़े ग्रंथों के गुटके आते हैं, हनुमान जी की कथा का गुटका मिलता है, रामचरितमानस का गुटका मिलता है। वो छोटा होता है संस्करण, लेकिन वो भी एक टीका है, वो भी एक वैक्सीन है जो हमारे अंदर जाती है। कौमुदी अर्थ ग्रहण, अर्थबोध, शब्दबोध, पदान्वय, पदच्छेद, पदभंजन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा, विवेचना, मंथन, विमर्श, कारिका, खुलासा, पल्लवन, भाव विस्तार, निरूपण, व्युत्पत्ति, दर्शाना, द्योतक, बोधक, टिप्पणी कम, अनुसंधानी, तत्वसंधानी, ये सब वैक्सीन है, ये साहित्य की वैक्सीन। और एक जो टीका है तिलक सगाई के वक्त का, वो मांगलिक है। उसमें रस्म पगड़ी का टीका, वर रोग का टीका, ठहरोनी का टीका, वो सब टीके लगाए जाते हैं। नजर का टीका तो अद्भुत है, नजर का, काजल का डिठौना मैया लगा देती है, नजर बट्टू बना देती है, बलैया लेती है, सदका, कुदृष्टिवार, ये सब टीके हैं, ये सब वैक्सीन है। वैक्सीन है कल्याण शुभम क्षेमकर कुलश कुशलम मांगल्यम माफिक मुफीद चिन्ह रोचना ललाटिका त्रिपुंड
ये सब वैक्सीन, भाई दूज का, कुड़माई का टीका, वागदान का टीका, और एक टीका वो जो सैनिक जब जाता है तो विजय टीका, विजय तिलक लगाया। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं दिनेश जी बता रहे थे, 2500 भाषाएं मरणासन हैं, ये भी बता रहे थे। बहुत सी भाषाओं के बोलने वाले जा रहे हैं, इस बात का रुदन चल रहा है लगातार कि भाषाएं मर रही हैं, लेकिन एक आशा की किरण वो छोड़ के गए थे कि अगर यह विश्वविद्यालय ठान ले, अनुसंधान के कार्य को ले ले, तो वो सारी भाषाएं मरेंगी नहीं, जीवित रहेंगी, एक एक भाषा जीवित रहेगी। किसको पता था कि इंटरनेट का एक ऐसा अथाह समुद्र हमें मिल जाएगा जहां हमारी सारी योग्यताएं अपलोड हो जाएंगी पोर्टल के माध्यम से, इस माध्यम से। और मैं एक और भविष्यवाणी करता हूं, क्योंकि कल्पना के बिना विज्ञान नहीं बढ़ता। विज्ञान जुनून चाहता है, विज्ञान कल्पना चाहता है, विज्ञान फैंटेसी चाहता है, और प्रौद्योगिकी कंज्यूमर चाहती है। किसके लिए बनाना है? उपभोक्ता चाहिए प्रौद्योगिकी को। तो हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान में वैज्ञानिकों को न्योता देता हूं कि हम जब कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म तो ब्रह्मांड में है, वह शोध भी हो जाएगी, हमारे देश में ही होगी, जब हमारे द्वारा बोली गई भाषाएं भी रिट्रीव की जा सकेंगी ब्रह्मांड से, और तिथि डाल के कालक्रम से उस भाषा क्षेत्र में आप ऐसा अनुसंधान करेंगे कि अंतरिक्ष से वह भाषा वापस प्राप्त होगी। ये दिन दूर नहीं, वो भाषाएं जिएंगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और आत्मानंद के साथ आत्मचेतना और विश्लेषण के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्धता के साथ हम भाषाओं का जीवन ठान लेंगे। कई लोग कहते हैं साहब ये कंप्यूटर के आने से ऐसा हो गया कि भाषाएं मर रही हैं। अरे नहीं भैया, कंप्यूटर के आने से तो भाषाओं को प्राणदान मिलेगा। लिपि से, लिपि में का दूसरी भाषा की लिपि में लिप्यंतरण हो सकता है, अनुवाद हो सकता है, हम भाषाओं के सिंटैक्स में जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अंततः कवि जो मानता है वो ये कि सार्वभौमिक भाषा पूरी दुनिया की है, आंखों की भाषा, जिस भाषा में हम बात करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, मनुष्य के निकट संपर्क में आने वाले अन्य जीवधारी भी आंखों की भाषा समझते हैं। इस भाषा में कम में कहने की बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत कम कहे में सार्थक संवाद हो जाता है। दीक्षित जी, आंखें मनोहार करती हैं, शिकायत करती हैं, डांटती हैं, डराती हैं, समर्पण विरोध करती हैं, आकर्षण विकर्षण, हर्ष विषाद, आशा निराशा, मिलन विरह, प्रणय संघर्ष जैसे असंख्य विषयों पर आंखें बात कर सकती हैं। दीक्षित जी मेरे ख्याल से एक इशारा दे रहे थे, कहत नाटक रीझत खिजत। हाँ, मैं सुन लिया। एक दोहा है सर, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही संवाद। क्या है? युगल मूर्तियां हैं, वो कहीं फंसी बैठी हैं, वो कहीं हंसे बैठे हैं। आंखें मिल गई, मिलत मिली आंखें तो उनका एक अलग चमक होती है। खिलत फिर तो खिल गई। रीझत, इधर वाले रीझ गए, रीझ गए तो उधर वाली खींच गई हैं। क्यों रीझता? मिलत खिलत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, फिर मिल गई, फिर खिल गई, फिर लजा गई। तो 8 प्रकार का प्रेमाचार आंखों ही आंखों में, बिना किसी भाषा के महाराज वो संपन्न हो गया। युवा लोग बैठे हैं, ये हमसे ज्यादा अनुभवी होंगे, और नैनन ही सो बात वाली परिपाटी पे चलेंगे। ज्यादा व्हाट्सएप न किया करो, आंखों में बता दिया करो। तो आंखें जब बोलती हैं तो दोस्तों आंखें ही नहीं बोलती, आंखों का पूरा क्षेत्र बोलता है। गाल का संकुचन होता है, भ्रुकुटी की वक्रता बढ़ती है, कुछ संकुचन, कुछ विस्तार, कुछ कानों तक जाना। मैं आपको प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक जो उपयोग करने वाला एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आपने नाम सुना होगा उसका नाम था स्टीवन हॉकिंग। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, उसके पैर काम नहीं करते थे,
और सिर्फ दिमाग काम करता था, उसकी वाणी काम नहीं करती थी। तो ऐसा आविष्कार हुआ, जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका लक्ष्य वो हो सकता है, लेकिन चूंकि ऐसे व्यक्ति ज्यादा नहीं है, इसलिए उतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त मत करो। दुनिया की बहुत सारी कंपनियां उसके लिए व्हील चेयर बनाने में जुट गईं और उसके लिए एक ऐसा चश्मा इजाद किया कि वो आंखों की पुतली को इतना घुमाएगा तो ए बन जाएगा, ऐसे करेगा तो बी बन जाएगा। उसने अंग्रेजी का पूरा टाइपोग्राफी अपनी आंखों से कर देता था और उसकी स्क्रीन पर टेक्स्ट आ जाता था, और वो टेक्स्ट टू स्पीच नामक प्रणाली से वॉइस में बदल जाता था, और लोग उसी की आवाज में, जो उसकी पुरानी आवाज के नमूने लेकर बनाई गई थी, उससे उसका भाषण पूरा का पूरा सुन लेते थे। वो महान वैज्ञानिक अभी पिछले 2-1 साल पहले उसका जाना हुआ है, और न्यूटन के करीब उसकी समाधि बनाई गई। तो ऐसे लक्ष्य जो हम प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए, हम समष्टि के लिए प्राप्त करेंगे कि कहीं भी हमारे संवाद में, संप्रेषण में कोई बाधा ना आए। और सारी बाधाएं संसार में आती हैं संप्रेषण विहीनता, संवादहीनता के कारण। आप अपने घर उठे बैठे हो, हम यहां टूटे बैठे हैं। अरे भैया, अंगूठे को स्क्रीन से टच करो, अपनी शक्ल दिखाओ और दूसरे की देखो, और वसुधा को कुटुंब बनाओ। ये हमारी आशा है। लेकिन मेरे 3 सपने हैं जो यहाँ इस विश्वविद्यालय से मैं रखता हूँ। वो आदरणीय कुलाधिपति महोदया भी, मैं चाहूँगा कि उस पर ध्यान दें। ये जो डिजिटल भारत हमारे मोदी जी ने चाहा है, अब उसमें क्या है, मानकीकरण करें कि हम शब्दों का मानकीकरण करें। ये तो आपका विश्वविद्यालय ये करे कि भाई, एक जैसे हमारे एक दोस्त कहते हैं भाई हमें डिजिटलाइजेशन करना है, फिर दिनेश जी ने कहा कि डिजिटाइजेशन करना है। और हम अगर अंगीकार करके एक नया शब्द गढ़ दें, जो हमारी बहुत ही आत्मीय सुषमा स्वराज जी को बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने कहा, मैंने कहा डिजिटलन, हमें डिजिटलन करना है। एक सादा सा शब्द है जिसमें हमारे प्रत्यय उपसर्ग का भी हमने काम लिया, और ये हमें सारे के सारे ग्रंथों का डिजिटलन करना है। परसों मुझे न्यायमूर्ति करुणा शंकर वाजपेयी जी मिले थे। उन्होंने बताया कि वहाँ इटावा में यमुना नदी के किनारे एक पुस्तकालय है जहाँ 20,000 से ज्यादा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की पांडुलिपियां हैं, जिनका अभी डिजिटाइजेशन तो दूर, उनको कोई डिजिटल फोटो भी नहीं खींचा गया है, कुछ नहीं किया गया। तो ये भी एक चुनौती है कि जो अप्राप्य दुर्लभ ग्रंथ हैं उनको देखा जाए। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की जो लिपियां मिलती हैं, लिपियों से ध्वनियां मिलेंगी, लिपियों से व्यवहार मिलेगा, और हम एक भाषा पुनर्सृजित करने में हम सफल होंगे। पहला तो ये है। दूसरा मेरा ये है कि हम कहीं भी विदेश में जाते हैं तो वो दादागिरी दिखाते हैं। अंग्रेजी आती है तुमको? नहीं आती। आती है सर? नहीं, आप टॉफल का टेस्ट दे के आइए, तब हम अपने देश में घुसने दें। कोई डेले का टेस्ट ले रहा है और हमें धेले का नहीं समझ रहा है, ये बड़ा संकट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो हम चाहते हैं, मैंने एक कल्पना करी, निकष मेरा प्रोजेक्ट है, मैं कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी उसका उल्लेख कर चुका हूं। निकष माने कसौटी। हम कसौटी का हम भी क्यों ना कसें भाई? तुम विदेश से आ रहे हो, तुम्हें सहूलियत होगी, हमारे टेस्ट को पास करो। तुम हिंदी के इतने शब्दों का ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। तो उस निकष का एक्रोनिम है नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेज एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर हिंदी। तो वो हम परीक्षा भी लेंगे, तुम्हें ज्ञान भी देंगे, उसके स्तर निर्मित करेंगे, और निकष के माध्यम से ही हम वैश्विक स्तर पर अपनी भाषा का विस्तार करेंगे। भाषा नहीं होगी तो वसुधा कुटुंब कैसे बनेगी? ये भी एक संकट की बात है। दूसरा है, आपके पास एलेक्सा है घर में, जो आप अंग्रेजी में पूछते हो उसका जवाब देती है। एलेक्सा के कान खड़े हो जाते हैं, डिबिया में एक वृत्त बनने लगता है रोशनी का। मेरे देश में, और वो जो जानकारी देती है कहाँ से देती है? विकिपीडिया से देती है, या जो उसके पास उपलब्ध ज्ञान है वहां से देती है, इंटरनेट से खंगाल के लाती है। हमने इंटरनेट पर अभी अपलोड ही नहीं किया।
गूगल के जो सुंदर पिचाई CEO हैं, वो उनकी भविष्यवाणी है कि अभी तक 95% जो कंटेंट अंग्रेजी का था अब दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इस समय आज की तारीख में 55% से अधिक कंटेंट इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं और हिंदी का कुल मिलाकर है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी डिबिया हम भी बना लें। मैं आपके लिए मैं न्योता दे रहा हूं, एक ऐसी डिबिया बना लें जो हमें हमारी संस्कृति के मूल्यों को बता दे, किसी भी ग्रंथ के बारे में बता दे। आप पात्र चरित्र का नाम लो, उसकी व्याख्या कर दे। आप पूछें कि हमारे विनय पाठक जी ने क्या क्या कार्य किए हैं, वो तत्काल सारी गणनाएं कर दे, और उसमें शशांक का भी जिक्र कर दे कि एक शशांक बालक था जो पथ से भटकने से उन्होंने बचाया था नौकरी देकर। बहरहाल, तो वो इमली क्या, मैंने सोचा जैसे एलेक्सा है, अगर आप एक शब्द बोलोगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसके कान में खड़े हो जाएं। जैसे एलेक्सा हमारे देश का नाम नहीं है, एलेक्सा तो पश्चिम का नाम है। तो ऐसा भारतीय नाम हो जो पूरे भारत में भी समझा जा सके, एक ऐसा नाम पूरे भारत में समझा जा सके। तो इमली, आप जानते हैं इमली जो पूरे देश में अपनी खटास और मिठास के कारण जानी जाती है। अरे इमली, ये बताना, इमली बताइए। अब ये इमली क्या है, मेरे दिमाग में तत्काल एक्रोनिम मुझे दिमाग में निकल के आया, और मैंने सीडेक के जो हेमंत दरबारी जी हैं उनको बताया, उनको अच्छा लगा, लेकिन कार्य नहीं चलेंगे। अगर ऐसा विश्वविद्यालय होगा तो कार्य चलेंगे। इमली स्टैंड्स फॉर इंडियाज मल्टीलिंगुअल इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन। दिस इज इमली। मैं चाहता हूं कि ये संस्थान बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कार्य करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है, यहाँ उसका भी जिक्र किया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कितना भी हम प्रौद्योगिकी में आगे आ जाएं, तेजस्वी दूरदर्शी आंखों के साथ आगे चलें। कहा जाता है कि आगे आने वाले 10 साल में हम मानव के समकक्ष कृत्रिम मेधा और कृत्रिम योग्यता के बलबूते मानव जैसा रोबोट बना देंगे, जो आपके सारे काम करेगा। वो आपके लेकिन नेत्रों की भाषा पढ़कर अपना दिल नहीं धड़का सकेगा, आंखों की भाषा में उत्तर नहीं दे सकेगा, आपके मन की बात नहीं जान सकेगा, आंख कान स्पर्श गंध और स्वाद के रास्ते हृदय में नहीं उतर सकेगा। लेकिन क्या पता उतर ही जाए।